गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के बीएडीएम के सेकंड पेपर के 2018 के पेपर की दूसरी इकाई के दूसरे प्रश्न यानी चौथे प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं 2018 में जो चौथा क्वेश्चन था वो क्या था। चौथा क्वेश्चन था, अधिकार प्रत्यायोजन से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है, अधिकार प्रत्यायोजन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रश्न को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अधिकार प्रत्यायोजन से आप क्या समझते हैं, इसमें आपको इसका अर्थ और परिभाषाएं लिखनी है। ये 6 अंकों का है। उसके बाद में यह क्यों आवश्यक है, इसमें इसकी आवश्यकता या महत्व लिखना है, ये भी 6 अंकों का है। और तीसरा पार्ट है कि एक प्रभावी अधिकार प्रत्यायोजन करते समय कौन कौन सी सावधानियां या विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ये 8 अंकों का है। इस तरीके से ये प्रश्न 3 भागों में विभक्त है। तो चलो करते हैं, देखते हैं इसका विश्लेषण। सबसे पहले आप लिखेंगे अधिकार प्रत्यायोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं। देखिए, अधिकार प्रत्यायोजन का दूसरा नाम भारार्पण होता है और सीधा सा इसका अर्थ है कि अधिकारों को अधीनस्थों को सौंपना, क्योंकि एक उच्च प्रबंधक अधीनस्थों से कार्य करवाता है और कार्य का जिस प्रकार से दायित्व सौंपता है, तो कुछ अधिकार स्वतः ही कार्य के साथ ही अधीनस्थों को मिल जाते हैं और कुछ अधिकार वह अधीनस्थों को प्रदान करके और कार्यों को सुगमता से संपादित करवा सकता है, लक्ष्यों के अनुसार कार्यों को संपादित करवा सकता है। तो अधिकार प्रत्यायोजन का अगर देखा जाए तो उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को अधिकार बांटना, सौंपना या अधिकार देना ही क्या कहलाएगा, अधिकार प्रत्यायोजन कहलाएगा। देखते हैं इसका अर्थ क्या है कि किसी भी बड़े संगठन के अधिकारी द्वारा कार्य में दक्षता लाने के लिए अपने अधिकारों को अधीनस्थों को सौंपना ही अधिकारों का प्रत्यायोजन या भारार्पण कहलाता है। सीधी सी बात है कि किसी भी संगठन में, एक संस्था में उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य में दक्षता लाने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि उच्च प्रबंधकों का मुख्य कार्य नीति निर्माण करना होता है। ऐसी स्थिति में उन कार्यों को क्रियान्वित करने का कार्य मध्य प्रबंधक या निम्न प्रबंधकों का होता है। तो कार्य में दक्षता लाने के लिए अपने अधिकारों को अधीनस्थों को, यानी मध्यम वर्ग के प्रबंधकों को या निम्न वर्ग के प्रबंधकों को सौंपना ही अधिकारों का प्रत्यायोजन कहलाता है। परिभाषाएं देखते हैं। इसमें टेरी की परिभाषा है। टेरी ने कहा है, प्रत्यायोजन का अर्थ एक अधिकारी अथवा संगठन की किसी इकाई से दूसरी इकाई या अधिकारी को अधिकारों को के सौंपने से है। सीधी सी बात है, एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को जो अधिकार सौंपता है या अधिकार देता है, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी आपके लिए, अधिकारों का प्रत्यायोजन। हेमैन ने भी यही कहा है। हेमैन के अनुसार देखिए, अधिकारों के प्रत्यायोजन का आशय अधीनस्थों को निश्चित सीमा के अंतर्गत कार्य करने का केवल अधिकार देना है या अधिकार देना है। तो कुल मिलाकर बात यही आ रही है कि कार्य करवाने के लिए, क्योंकि दायित्व सौंपने के साथ साथ अधिकारों को देना जरूरी होता है, क्योंकि बिना अधिकार के कार्यों का संपादन मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में अधिकारों का प्रत्यायोजन अधीनस्थों को निश्चित सीमा तक, ऐसा भी नहीं है कि उच्च प्रबंधक अपने सारे अधिकार ही निम्न प्रबंधकों को दे दे। जो कार्यों से संबंधित हैं, आवश्यक है, वही अधिकार सौंपे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं या जो महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं वो एक उच्च प्रबंधक अपने पास रख
केंद्रित रखता है, अपने पास रखता है, उन अधिकारों को अधीनस्थों को नहीं सौंपता है। एक बात और ध्यान देने की है यहाँ पर कि अधिकार देने के बाद भी जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, वो उच्च प्रबंधकों का ही होता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम अधिकारों के प्रत्यायोजन के बारे में कह सकते हैं कि अधिकारों के प्रत्यायोजन से आशय दूसरों को कार्य सौंपना तथा उनके संबंध में आवश्यक अधिकारों को प्रदान करना है। यानी अधीनस्थों को काम सौंपना, बांटना और उसके साथ साथ उन काम को करने के अधिकार देना ही क्या कहलाएगा? अधिकारों का प्रत्यायोजन। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। यह वह अधिकार है जिसके द्वारा अधीनस्थ कुछ निश्चित क्षेत्रों में अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया क्योंकि उच्च प्रबंधक कार्य का क्रियान्वयन स्वयं नहीं कर सकता और ऐसी स्थिति में कार्यों का विभाजन जरूरी है। तो कार्यों का विभाजन इस योजना के अंतर्गत किया जाता है और साथ ही अधीनस्थों को अधिकार मिल जाते हैं। तो वह पूर्ण रूपेण उच्च प्रबंधक पर निर्भर नहीं करता। उन कामों से संबंधित कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें वह स्वविवेक से अपने निर्णय ले लेता है और कार्यों का संपादन करता है। तो यह था आपका अधिकार प्रत्यायोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है आपका, वो है आवश्यकता या महत्व। आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है प्रबंध कार्य का आधार या प्रबंधक की कुंजी। अधिकार प्रत्यायोजन एक ऐसी क्रिया है जो प्रबंधकीय कार्यों का आधार है। कोई भी व्यक्ति है या कोई भी प्रबंधक है, वो संपूर्ण कार्य स्वयं नहीं कर सकता। वो कार्य अधीनस्थों से करवाने होते हैं या अधीनस्थों को सौंपने होते हैं ताकि अधीनस्थों की कार्यकुशलता का भी विकास हो। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में अधिकार भी दिए जाते हैं क्योंकि बिना अधिकार के कार्यों का संपादन करना मुश्किल है। तो यहाँ से प्रबंधकों की, जो निम्न वर्ग के प्रबंधक हैं, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और जो प्रबंधकीय कार्यों का संपादन है वो अधिकार प्रत्यायोजन के द्वारा शीघ्रता से होता है क्योंकि कार्यों का बंटवारा हो जाता है और अधिकार मिलने के कारण जो अधीनस्थ हैं वो शीघ्रता से या दक्षतापूर्ण उस कार्य को संपादित करते हैं। तो यह प्रबंधकीय कार्यों का आधार भी है या आप कह सकते हैं प्रबंधक की कुंजी है, क्योंकि प्रबंधक अपने कार्यों को एक योजनाबद्ध तरीके से विभाजित करके कार्यों को शीघ्रता से संपादित करवा सकता है। दूसरी आवश्यकता है संगठनात्मक व्यवस्था का आधार। एक संगठन में प्रबंधकीय एक व्यवस्था होती है, एक सोपान क्रम होता है। उच्च प्रबंधक, उसके बाद में आपके मध्य प्रबंधक आते हैं और निम्न प्रबंधक आते हैं। तो एक चयन सिस्टम के आधार पे कार्य होता है और ऐसी स्थिति में अधिकार सौंपकर कार्यों को शीघ्रता से करवाया जा सकता है। तो एक संगठनात्मक व्यवस्था बनाने के लिए अधिकार प्रत्यायोजन आवश्यक है ताकि एक दूसरे के प्रति जवाबदेही भी बनी रहे और कार्यों का भी शीघ्रता से संपादन हो सके तथा संस्था को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिले। तीसरा आता है शीघ्र निर्णय। अधिकार सौंपने का फ़ायदा यही है कि जो अधीनस्थ हैं वो निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। उन्हें बार बार उच्च प्रबंधकों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। ऐसी स्थिति में किसी भी कार्य के संपादन के प्रति शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं और कार्यों को सरलता से संपादित किया जा सकता है। चौथा है कुशल एवं प्रभावी निर्णय। एक अधिकार प्रत्यायोजन के बाद अधीनस्थों को अधिकारों की प्राप्ति हो जाती है और वह परिस्थिति या कार्य की आवश्यकता के अनुसार कुशल एवं प्रभावी निर्णय ले सकता है, जिससे कि कार्यों का संचालन में कोई बाधा नहीं आती है और कार्यों के संचालन करके समय पर कार्यों को पूर्ण करके लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। पांचवा है उच्च अधिकारियों के संचालकीय कार्यों में कमी। एक भारार्पण करने से या कार्यों को सौंपने, जिम्मेदारियों को सौंपने से उच्च अधिकारियों के कार्य कम हो जाते हैं। जैसा कहा भी गया है
कि उच्च प्रबंधक है जो संस्था का मेन पार्ट है और उसका प्रयोग केवल नीति निर्माण में या जो इनोवेशन है उसमें किया जाना चाहिए, नई नई योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, ताकि वो संस्थाओं के लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को बनाए और उसको लागू करके संस्था उसका लाभ उठा सके। तो ऐसी स्थिति में जो उच्च अधिकारी हैं उनके संचालकीय कार्यों में कमी आती है, क्योंकि वो अपने कार्यों का भारार्पण है वो अधीनस्थों को करते हैं और जिसके कारण उनके कार्यों में कमी आती है। छठा आवश्यकता है कि संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए भारार्पण जरूरी है। एक अधीनस्थ को सीखने को मिलता है क्योंकि वह उच्च प्रबंधक के निर्देशन में कार्य करता है और वो कार्य करता है जो उच्च प्रबंधकों के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे सीखने को मिलता है, उसमें दक्षता आती है। आवश्यकता होने पर उसका प्रमोशन करके उसे उच्च प्रबंधक में भी शामिल किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि सभी कर्मचारी जब पारंगत हो जाते हैं तो संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। सातवां है अधीनस्थों की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। एक कर्मचारी अपने बॉस से प्रभावित होकर कार्य करता है, उसे अपने बॉस से अभिप्रेरणा मिलती है। ऐसी स्थिति में जब उच्च अधिकारियों के निर्देशन में कार्य किया जाता है तो अधीनस्थों को अभिप्रेरणा मिलती है और वो अभिप्रेरित होकर उस कार्य को पूरे मन लगाकर और समय पे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। आठवीं आवश्यकता है अधीनस्थों की योग्यता में वृद्धि। देखिए यहाँ पर योग्यता में वृद्धि, क्योंकि जब एक अधीनस्थ को एक चैलेंज वाला कार्य मिलता है या नए नए कार्यों की प्राप्त मिलता है तो ऐसी स्थिति में वो कार्य करता है और करने से उसकी योग्यता में वृद्धि होती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसका कौशल बढ़ता है। तो अधीनस्थ की योग्यता में वृद्धि करने के लिए भी अधिकार प्रत्यायोजन जरूरी है, क्योंकि एक कर्मचारी को वही काम सौंपने के कारण तो वह लगातार उसी प्रकार के कार्य को करता रहता है, लेकिन जब उसे अलग प्रकार के कार्य मिलते हैं तो कार्य करने के साथ साथ वह सीखता है और उसकी योग्यता में वृद्धि होती है। नौवां है मनोबल में वृद्धि। जब कुछ अधिकार अधीनस्थों को सौंपे जाते हैं तो उसकी मानसिकता में वृद्धि आती है और वह अपने मनोबल उसका बढ़ता है, जिसके कारण वह अच्छे ढंग से कार्यों को संपादित करके संस्था के लक्ष्यों में योगदान प्रदान करता है। और 10वीं आवश्यकता है प्रभावकारी निरीक्षण के लिए अधिकार प्रत्यायोजन है। इसके माध्यम से उच्च प्रबंधक अधीनस्थों को परख सकता है, उनकी योग्यता को देख सकता है, उनकी कार्य क्षमता को देख सकता है, कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है कि सौंपे गए कार्य को कौन बेटर ढंग से कर पाता है, कौन कर सकता है, जिसके कारण संस्था के लिए एक अच्छी मानव शक्ति तैयार होती है, एक अच्छा प्रबंध तैयार होता है। तो इन सभी आवश्यकताओं के लिए अधिकार प्रत्यायोजन जरूरी है। अब इसके बाद में जो प्रश्न का तीसरा पार्ट था कि प्रभावी अधिकार प्रत्यायोजन करते समय आपको कौन कौन सी बात याद रखनी चाहिए, तो वो बातें निम्नलिखित हैं। पहला है प्रत्यायोजन का स्पष्टीकरण। अधिकार सौंपने के साथ ही उच्च प्रबंधकों को जो अधिकार सौंपे जा रहे हैं वो उसका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई ऐसी टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। अधीनस्थों को भी स्पष्ट अधिकार बता देने चाहिए ताकि वो अपने स्वविवेक से उन अधिकारों का प्रयोग कर सके और भ्रम की कोई स्थिति न तो अधीनस्थों के सामने हो और वो आसानी से उन अधिकारों को प्रयोग करके कार्यों को संपादित कर सके। दूसरा है अधीनस्थों को पहचानना। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, हर व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, हर किसी व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। तो प्रभावी प्रत्यायोजन के आधार पर अधीनस्थों को पहचाना जा सकता है कि कौन सा अधीनस्थ है जो कार्य करने के लिए तत्पर रहता है और कौन सा अधीनस्थ है
जो कार्य करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, या किसमें सीखने की क्षमता ज़्यादा है, किसमें सीखने की क्षमता कम है। तो उसके लिए भी प्रभावी प्रत्यायोजन के करते समय ये चीज़ इस बात का निर्धारण कर लेना चाहिए कि अधीनस्थ की कार्य क्षमता क्या है, उसकी कौशल क्या है, क्या वो अधिकार सौंपने के बाद में उन कामों को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तीसरा है अपेक्षित परिणामों का निर्धारण। यहाँ पर अधिकार देने के साथ साथ लक्ष्यों का भी निर्धारण कर लेना चाहिए, या उच्च प्रबंधकों को जो कार्य सौंपा गया है, अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को सौंपने के बाद में उसे क्या परिणाम चाहिए अधीनस्थों से, उसका उसे निर्धारण कर लेना चाहिए, ताकि अधिकार सौंपने के साथ साथ कार्य निर्बाध गति से संपादित होते रहें और जो संस्था के लक्ष्य हैं उनको पूरा किया जा सके। चौथा है अधिकारों की सीमा। एक उच्च प्रबंधकों को किस सीमा तक अधिकारों का प्रत्यायोजन करना चाहिए, इसका भी निर्धारण कर लेना चाहिए। सीधी सी बात है, जो अति महत्वपूर्ण अधिकार हैं वो उच्च अधिकारियों को अपने पास ही रखने चाहिए, और जो सामान्य अधिकार हैं केवल उन्हीं का प्रत्यायोजन करना चाहिए। पांचवा है प्रत्यायोजित अधिकारों की सूचना। यहाँ पर जो अधिकार अधीनस्थों को सौंपे जा रहे हैं, उच्च प्रबंधकों को उन अधिकारों का निर्धारण करके और अधीनस्थों को जानकारी दे देनी चाहिए, ताकि वो उन अधिकारों का आसानी से और बिना भ्रमित हुए प्रयोग कर सकें। निष्पादन मानक। अधिकार सौंपने के साथ साथ कार्यों के बारे में या कार्यों के संपादन की जांच उच्च प्रबंधकों द्वारा करनी चाहिए। उसके लिए उसे कुछ मानक बनाने चाहिए, ताकि और समय समय पर यह मूल्यांकन करना चाहिए कि अधिकारों के प्रत्यायोजन के बाद में कार्य किस गति से संपादित हो रहे हैं और कार्यों की गुणवत्ता क्या है। सातवां है प्रशिक्षण एवं विकास। अधिकारों के प्रत्यायोजन के साथ साथ प्रशिक्षण और विकास का भी निर्धारण कर लेना चाहिए कि एक कर्मचारी को अधिकार देने से ही कार्य संपादित नहीं हो सकते, उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, और उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। समय समय पर प्रशिक्षण और मार्गदर्शित करके उसकी कार्यकुशलता विकसित होती है, वो कर्मचारी दक्ष होता है, और ऐसी स्थिति में वो तीव्र गति से उस कार्य का संपादन करता है, जिसके कारण उसका विकास होता है। तो इस बात का भी उसे निर्धारण कर लेना चाहिए। आठवां है आपसी विश्वास एवं भरोसा। देखिए, विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। अधिकारों का प्रत्यायोजन करते समय अधीनस्थों और उच्च प्रबंधकों में एक अच्छे संबंध होने चाहिए, आपसी विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। उच्च प्रबंधकों को भी ये लगना चाहिए कि मैं ये कार्य जिस अधीनस्थ को दे रहा हूँ ये कार्य कर पाएगा। उसे पूर्ण विश्वास से उस कार्य को सौंपना चाहिए, और अधीनस्थों को भी विश्वास होना चाहिए कि उच्च अधिकारी के द्वारा जो कार्य सौंपा जा रहा है वो उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे, और समय समय पर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके और उन कार्यों को शीघ्रता से संपादित करेंगे। नौवां है कार्य स्वतंत्रता। ऐसी स्थिति में अधिकार प्रत्यायोजन के अंतर्गत कार्य करने में स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि अधीनस्थ पूर्ण रूपेण उच्च अधिकारियों पर निर्भर नहीं होता है, और वो स्वयं विवेक से निर्णय लेकर कार्य को स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। तो कार्यों में स्वतंत्रता का निर्धारण भी कर लेना चाहिए। प्रभावी संदेश संप्रेषण व्यवस्था। अधिकार प्रत्यायोजन करते समय साथ ही साथ उनका मूल्यांकन करने के लिए जो संदेश संप्रेषण की व्यवस्था है वो प्रभावी होनी चाहिए, ताकि जो उच्च प्रबंधक मार्गदर्शन कर रहा है या निर्देशन दे रहा है और अधीनस्थों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किसका संपादन है उसकी सूचना है वो समय समय पे मिलती रहे, और कोई नई योजना या नीति को लागू करना हो तो वो शीघ्रता से लागू हो सके। ऐसी स्थिति में जो संप्रेषण व्यवस्था है वो प्रभावी होनी चाहिए, और इस बात का भी निर्धारण कर लेना चाहिए।
11 पॉइंट आता है पर्याप्त प्रोत्साहन एवं प्रेरणा। एक व्यक्ति को कितना प्रोत्साहित किया जाए, उसे समय समय पर प्रेरणा मिले, इस बात का भी अधिकार प्रत्यायोजन के अंतर्गत निर्धारण कर लेना चाहिए, ताकि वो प्रोत्साहित होकर या प्रेरित होकर कार्यों को शीघ्रता से संपादित कर सके। 12वां है प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था। अधिकार प्रत्यायोजन के साथ ही नियंत्रण भी जरूरी है, क्योंकि कई बार अधीनस्थ को अधिकार मिलने के बाद में वह व्यक्ति कार्य को करे नहीं करे, उन अधिकारों का कुशल प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उन अधिकारों को काम में लेकर वो अपने कार्यों में क्या परिवर्तन ला रहा है, इस चीज़ की जांच करनी चाहिए और समय समय पे नियंत्रण भी करना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सके। तो अधिकारों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा, इस बात का भी निर्धारण करना जरूरी हो जाता है। त्रुटियों के लिए क्षमा भावना। उच्च अधिकारियों को क्षमा भाव रखना चाहिए, क्योंकि अधीनस्थ को कार्य सौंपने के बाद, अधिकार देने के बाद भी वो पारंगत नहीं है। जरूरी नहीं है कि बिना त्रुटि के वो कार्य को कर पाएंगे, उनसे कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में उच्च प्रबंधकों को क्षमा भाव रखना चाहिए। 14वां पॉइंट है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता, क्योंकि समय का प्रत्येक क्षण मनुष्य को सिखाता है, और ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारियों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो दोनों का यहाँ पर उच्च अधिकारियों का और अधीनस्थों का जो भाव है या जो उनका दृष्टिकोण ग्रहणशीलता का होना चाहिए। तो अधिकार प्रत्यायोजन में इस बात का निर्धारण कर लेना चाहिए। और अंतिम है त्याग भावना। अधिकार प्रत्यायोजन में अधिकार सौंपने के बाद, त्याग करने के बाद, या त्याग भावना भी होनी चाहिए कि कभी ऐसा न हो कि उच्च प्रबंधक को ये लगे कि सारे काम मैं अपने अधीनस्थ को सिखा रहा हूँ और बाद में हो सकता है कि मेरे सामने कोई परेशानी खड़ी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए। अधीनस्थ भी अपना समय त्याग करके जो सौंपे गए अधिकार हैं या कार्य हैं उनको पूरा करे, वो पूर्णतः मन लगाकर उन कार्यों का संपादन करे। तो त्याग भावना का भी अधिकार प्रत्यायोजन में ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के 3 पार्टों में आंसर देकर और इन पॉइंटों की डिटेल लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।